वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो विषय है इसमें एक कुंडली को लेकर प्रश्न ये आया कि एक पर्टिकुलर तारीख को जो पर्सन है उसका चेक बाउंस हुआ और उसके बाद उनको अरेस्ट तक कर लिया गया। तो उनका ये सवाल था कि इस पीरियड के अंदर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। हम यहाँ पर कुछ दशाओं का एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कुंडलियां डेप्थ में काम करती हैं। ये पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं और बोल देते हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये रिजल्ट करेगा, लेकिन समय गुजर जाता है और वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलता। तो आखिरकार उसके पीछे के कारणों को भी हम यहीं से खोजने का प्रयास करेंगे। इसमें मैंने 4 अलग अलग कुंडलियां बनाई हैं। जो पहली कुंडली है ये लगन कुंडली है। ये जो लाल रंग से बनाया है ये नवमांश की कुंडली है। इसके बाद ये सिर्फ चंद्र कुंडली है, यानी इसी का यहां से रिपीटेशन है ये, ठीक है। जबकि ये जो कुंडली है ये उस पर्टिकुलर डेट की गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली से मतलब है ग्रहों की उस पर्टिकुलर डेट पे क्या स्थिति थी ये उसको दर्शाती है। अब हम जिन चीजों को कनेक्ट करना चाहेंगे उनको देखिए कि कैसे कनेक्ट होना है। सबसे पहले तो ये कि ग्रह कब एक्टिव होंगे, ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि कोई सा भी ग्रह कब एक्टिव होगा अपने रिजल्ट्स को करने में। तो हम यहां पे देखते हैं, पहले इन दोनों कुंडलियों पे काम करते हैं, इसके बाद हम ये वाला तो हमें सिर्फ टेम्पररी चाहिए, हम इस पे काम करेंगे इन दोनों में काम कर लेने के बाद। यहां पे हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि सूर्य जो है वो 9 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु की राशि में बैठे। तो सूर्य के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो है गुरु। और दूसरा नवमांश कुंडली में आए तो सूर्य जो है 1 नंबर मंगल की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है कि अगर सूर्य को एक्टिव होना है तो कॉम्बिनेशन आना चाहिए जुपिटर प्लस मार्स का। अगर ये एक्टिव हो तो सूर्य एक्टिव होगा या 9th हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि ये 9th हाउस के मालिक है। इसी तरीके से अगर हम बुध को देखें तो बुध को एक्टिव होने के लिए चाहिए गुरु और गुरु के साथ साथ चंद्रमा। यानी कि अगर जुपिटर के साथ मून कनेक्ट हो तो हमारे को जो चाहिए वो बनेगा कौन, मर्क्यूरी एक्टिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं जरा गुरु पे बात करते हैं। गुरु को एक्टिव होने के लिए एक तो चाहिए शनि और दूसरा यहां पे हम देखें तो भी ये राशि किसकी है, शनि की ही है। तो गुरु को एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है, गुरु को एक्टिव होने की कंडीशन होगी कि जुपिटर शनि के साथ कहीं से भी कनेक्ट हो जाए। यहां पे क्योंकि शनि दोनों ही कंडीशन में उसका एक डिपॉजिटर है या डिस्पोजिटर है, तो ये जब भी कनेक्ट होगा तब जुपिटर कनेक्ट होगा। जब जुपिटर कनेक्ट होगा तो कौन से हाउसेस एक्टिव होंगे, फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा और 4th हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि ये इन दोनों के स्वामी है, ठीक है। गुरु जब एक्टिव होंगे तो फर्स्ट और 4th हाउस एक्टिव होगा इस कॉम्बिनेशन के बनने पे, जुपिटर प्लस सैटर्न। इसी तरीके से शनि को या केतु को एक्टिव करना है। पहले शनि को देखते हैं। शनि को एक्टिव होने के लिए चाहिए पहले तो वो शनि की राशि में बैठा है, यहां पे शनि शुक्र की राशि में बैठा है। इसका मतलब है कि सैटर्न प्लस वीनस का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से सैटर्न प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया अगर किसी वक्त, तो कौन एक्टिव होगा, उस समय केतु एक्टिव हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से देख सकते हो आप जितने भी ग्रह हैं वो लगन कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं वो, और साथ ही साथ नवमांश में जिस राशि में बैठे हैं उनका कॉम्बिनेशन। मान लीजिए मुझे चंद्रमा को एक्टिव कराना है। चंद्रमा को एक्टिव कराने के लिए सूर्य और यहां पे देखें तो खुद चंद्रमा, अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा आपस में आ गए एक साथ तो कौन एक्टिव होगा, तब एक्टिव हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। अब मेरे को लगता है मेरे काम की चीज यहां तक हो गई, जो चीज मुझे समझानी थी।
यहाँ से हम भाव जो राशि है उसके स्वामी को उठा लेते हैं, यहाँ से जो उसके स्वामी है राशि के उसको उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रह उन दोनों की राशियों में बैठे हैं, वो दोनों ही राशियों के स्वामी जो है वो डिसाइड करेंगे कि आखिरकार करना क्या है। अब इससे बाहर चलते हैं और इस वाले पे आते हैं। ये थी चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर हम देख लें तो राहु जो है वो चंद्रमा से बैठे हैं एक घर पीछे, यानी कि 12th होकर, और साथ ही साथ केतु और शनि जो है वो बैठे हुए हैं छठे भाव में। शनि जो है वो छठे भाव का स्वामी भी है। चंद्र कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा ये सिचुएशन नजर आती है। एक चीज, चंद्र कुंडली को ना देख के लगन कुंडली में भी देखें तो भी एक बात समझ में आती है। शनि के साथ केतु का फॉर्मेशन है, शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये धन भाव है, पैसे का भाव है। साथ ही साथ राहु जो है लगन कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में बैठे हैं। राहु जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, चंद्रमा जो है वो राहु से अगर आप गिनोगे तो कैसा है, चंद्रमा राहु से 12वां है, चंद्रमा राहु से 12th है। ठीक है, क्योंकि राहु इस तरफ बढ़ते हैं, यहां से ऐसे बढ़ेंगे, ये उसके लिए एक घर पीछे माना जाएगा वक्र दृष्टि या वक्र गति होने के कारण। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो राहु से 12th है। दूसरी बात है कि राहु जो है वो खुद में भी क्या प्रभाव लेके बैठा हुआ है, डाउनफॉल, 8th हाउस, गिराने का काम करना है। किस्मत या नवमांश की जो कुंडली है उसके अंदर देखें तो वो कहां पर है, कनेक्ट हुआ 2nd हाउस से। किसको गिरा रहा था वो, पैसे को गिराने का काम कर रहा था। ठीक, अब इस चीज को आप समझ गए कि राहु जो है वो डाउनफॉल देगा। उसका रीजन है, एक तो उसका कनेक्शन 8th हाउस के साथ है, दूसरा कि वो पूरा प्रभाव चंद्रमा का लेकर चल रहा है। चंद्रमा अगर दशा अंतरदशा कहीं भी आ गया तो वो राहु का प्रभाव करने में सक्षम है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और समझ में आएगी। हमें अब दशाओं को लेना है। दशा किसकी लेनी है, राहु, राहु के बाद शुक्र की दशा लेनी है। तो राहु के लिए मैंने आपको क्या चीज समझा दी, 8th हाउस से कनेक्शन है, डाउनफॉल को दर्शाता है। 8वां घर कई बार 8 और 12 जो है ये जेल को भी दर्शाते हैं। साथ साथ किस्मत के अंदर अगर हम देखें तो ये लगन 5 नंबर से बन रहा था, और यहाँ पे 2nd हाउस है, तो क्या डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल हुआ है कहीं ना कहीं धन भाव का, सेविंग्स का। साथ ही साथ राहु के बाद 2nd प्लेनेट है वो है वीनस। लगन कुंडली में वीनस की राशि जो है छठे भाव में आती है, जो कि दिखाती है दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट्स को। साथ ही साथ शुक्र की एक राशि 11th हाउस में आती है और वो 11th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र की राशि में कोई भी ग्रह उसको प्रभावित नहीं कर रहा, तो यहां से तो शुक्र सिर्फ छठे भाव का रिजल्ट देते हुए और लाभ का रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो राशि है 2 नंबर, उसमें शनि बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो है शुक्र वो शनि का एक डिस्पोजिटर है नवमांश की कुंडली में, और इस कारण से वो शनि से जुड़े हुए रिजल्ट्स को भी करने में सक्षम होगा। ठीक है, परेशानियां और शनि की भाव से लेकर परेशानियां, ये चीज भी आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। राहु को मैंने समझा दिया, शुक्र को भी मैंने समझा दिया। लगन कुंडली में उसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा, लेकिन नवमांश में शनि बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो भी शनि का फल देने में सक्षम है। अब आखिरी बचते हैं सूर्य। सूर्य की जो राशि है उसके अंदर चंद्रमा भी मौजूद है और मंगल भी मौजूद है। एक तो उसके पास 8वें घर का स्वामी मौजूद है, और दूसरा उसके पास मौजूद है आपका 12th हाउस का लॉर्ड मंगल। 8वां भी दुख और 12वां भी दुख, 12वें का कनेक्शन जो है वो जेल तक को दिखा सकता है। तो सूर्य जो है वो डिस्पोजिटर किसके हुए हैं, वो डिस्पोजिटर हुए हैं 8th हाउस, 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स के। इस कारण से कहीं ना कहीं ये 3 भाव पे प्रभाव जो है वो पड़ना तय है। कब, जब कभी भी सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए। ये 5th हाउस जो होता है ये भी कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन, आपके फेम से जुड़ता है। ठीक है, 10th हाउस तो हमारा स्टेटस है, लेकिन ये जनता का सुख है, तो ये रेपुटेशन, फेम के लिए ज्यादा माना जाता है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये कनेक्ट हुई थी। 5th हाउस, 12th हाउस परेशानियों का, 8th हाउस भी परेशानियों का, ये इसका दोनों का मालिक यहां बैठ के सूर्य की दशा अंतरदशा में ये रिजल्ट्स देने में सक्षम थे। यहां तक की चीज अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि राहु में, शुक्र में सूर्य की दशाएं क्या कर सकती हैं। राहु क्योंकि किसी राशि का स्वामी नहीं हो सकता, वो डाउनफॉल दिखा सकता है,
नवमांश से देखें तो धन या फैमिली के अंदर ट्रबल दिखा सकता है। शुक्र को देखें तो लगन कुंडली में उसका डिस्पोजिटर वो खुद है, ठीक है, जो कि लाभ और फेम वाले घर में बैठा है, लेकिन नवमांश की कुंडली में उसमें शनि का बैठ जाना कहीं ना कहीं वो शनि के कारण दुख को भी दर्शा सकता है। तीसरी बात सूर्य, तो सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है किसके साथ, चंद्रमा और मंगल, जो कि 8वें का स्वामी है और 12वें का स्वामी है, तो सूर्य इस चीज को दिखा सकता है। पहले वाले में 8वां लागू हो चुका, सूर्य जो है वो भी 8वें को कनेक्ट करेगा क्योंकि राहु 8th में बैठा है और सूर्य की राशि में 8th और 12th के लॉर्ड बैठे हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ काम कर रहा है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक्चुअल जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है 8th हाउस का, इसके बाद इसके अंदर 6th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन है, साथ साथ जो 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है वो एनर्जी लेके चल रहा है 8 और 12 की, ठीक। तो ये प्रॉब्लम का पीरियड था, ये चीज हुई दशा से। अब ये है कि ये एक्टिव कैसे हुए, इतनी पूरी कहानी को अब यहां पे आके समझना होगा। ये वो चीज है जो इनको एक्टिव और इनएक्टिव कर रही थी। अब देखिए इस कुंडली के अंदर 5 अप्रैल 2019 को ये कुंडली बनाई गई, तो इस कुंडली में आपको देखने को मिलेगा शनि और गुरु एक साथ आ गए थे। मैंने क्या लिखा, ध्यान से समझना, शनि और गुरु अगर एक साथ आ जाए तो कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा, केतु, मोक्ष, त्याग, केतु। केतु एक्टिव हो गया, केतु कहां बैठा है, धन के भाव में बैठा है, ठीक है, धन के भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव होते ही उसने क्या कराना है, सेपरेट कराना है। केतु जो है वो स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो मटेरियल वर्ल्ड से क्या करता है, दूर कराता है। तो एक काम तो ये हो गया उसका कि केतु जैसे ही आया उसने जहां वो जन्म कुंडली में बैठा था उस भाव का नुकसान करना शुरू कर दिया। अब देखिए यही चीज स्टेटस का नुकसान भी कर रही थी, क्यों, क्योंकि गोचर में ये फर्स्ट हाउस के अंदर बनी हुई थी। गोचर में ये सिचुएशन फर्स्ट हाउस में बनी हुई थी, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। फर्स्ट हाउस में बैठ के केतु जो है एक्टिव हो गया। यहाँ पे केतु का एक्टिव हो जाना यानी इस कॉम्बिनेशन का शनि और गुरु का एक साथ आ जाना, या तो आपके हेल्थ ऑपरेशंस वगैरह करा देता क्योंकि फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु का प्रभाव, या तो फिर ये धन में सेपरेशन ला सकता था क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ सेकंड हाउस में बैठा है, तो इसने ये वाले काम को करना चालू किया। इसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा ग्रह एक्टिव हुआ, शनि और जुपिटर के कारण केतु एक्टिव हुआ है। इसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा के एक साथ आ जाने से सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन किसको एक्टिव कर रहा है, चंद्रमा को एक्टिव कर रहा है। सूर्य की राशि यहां से, चंद्र की राशि यहां से, सूर्य और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन जैसे ही आया तो चंद्रमा एक्टिव हो गया। चंद्रमा एक्टिव हुआ तो कौन सा हाउस एक्टिव हो गया, 8th हाउस। 8th हाउस एक्टिव हुआ तो राहु भी कहीं ना कहीं ऑन द ग्राउंड एक्टिव था डाउनफॉल देने के लिए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन उस तारीख में देखने को आपको मिलेगा गोचर कुंडली में। इस कॉम्बिनेशन ने, सूर्य और चंद्रमा के इस कॉम्बिनेशन ने डाउनफॉल दिखाया। यहाँ पे हम देखेंगे तो किस्मत का स्वामी सूर्य जो है वो जल तत्व की राशि में आके कमजोर है, जबकि चंद्रमा जल तत्व की राशि में मौजूद है और उसको दिशा बल भी है। इसीलिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लेकर 8th हाउस यानी परेशानियों को बढ़ाने में वो दिन बहुत ज्यादा आपके लिए सक्षम साबित हो गया। ये दूसरा सवाल का जवाब। तीसरी चीज ये कि इन दोनों के अलावा और कोई ग्रह यहाँ पे एक्टिव होता हुआ नजर आता है क्या, तो आप इसको देखो कि शनि केतु का कॉम्बिनेशन में जब केतु एक्टिव होगा तो वो कहीं ना कहीं शनि को डिस्टर्ब भी करेगा, ठीक है, क्योंकि साथ में बैठे हैं, जब एक होगा डिस्टर्ब तो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। जब शनि को डिस्टर्ब करेगा तो गोचर में शनि कहाँ पे मौजूद है, वो आपके फर्स्ट हाउस में ही मौजूद है। फर्स्ट हाउस में मौजूद होने का मतलब पर्सनालिटी को डिस्टर्ब करेगा। इसका एस्पेक्ट जो है वो 3rd हाउस पे है, वो आपको संघर्ष, करेज, सारे चीजों पे परेशानियां खड़ी कर देगा और उसमें कमियां करेगा। शनि का एक एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर है, ये एस्पेक्ट जो है ये ज्यादा डैमेज करेगा किसको, आपके स्टेटस को। यहाँ पे शनि का 10th एस्पेक्ट है, जो कि शनि का 10th एस्पेक्ट होने के कारण स्टेटस को या वर्क प्लेस में काफी डैमेज कर सकता है। इतनी चीज एक साथ एक्टिव हुई है। दशाओं में वापस आके दिखा दूं तो राहु जो है ये 7th हाउस से कनेक्ट हो गया। 7th हाउस मैंने हमेशा कहा था पब्लिक इमेज को उसने डाउनफॉल किया उस पीरियड के अंदर, धन के साथ साथ। के बाद शुक्र को देखें, शुक्र जो है वो कहाँ बैठा है, 3rd हाउस में आके बैठा है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्बिंग है, क्यों, क्योंकि ये 6th हाउस से आगे आ रहा है,
यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के लिए तो अच्छा था, लेकिन बेवजह की चुनौतियों को लगाने में सक्षम है, क्योंकि छठा भाव ज्यादा मजबूत है। छठे भाव का स्वामी अपने से सुख भाव में चला गया, तो सेकंड कॉम्बिनेशन भी मजबूत हुआ। राहु को हमने मजबूत इसलिए देखा क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन राहु को मजबूत कर रहा था। शुक्र इसलिए मजबूत था क्योंकि वो अपने इस छठे भाव से कहीं ना कहीं अच्छे कंडीशन में बैठ गया जाके 10th होके। इसके बाद बचता है सूर्य। सूर्य के लिए मैंने आपको अभी समझाया कि सूर्य चल जाए तो चंद्रमा और मंगल का प्रभाव ले लेगा। सूर्य डायरेक्टली एक्टिव इनएक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना जो कि सूर्य को एक्टिव करे। जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन नहीं बना जो सूर्य को, किस्मत को एक्टिव करता हो। ठीक है, इस कारण से किस्मत का भी कोई सपोर्ट उस समय आपको देखने को नहीं मिल रहा था। इस पूरे इवेंट में चेक बाउंस हुआ है, तो चेक जो है आपने कुछ समय पहले दिया होगा। वो जो समय पहले आपने दिया होगा उस समय आप देखिए 2.5 दिन पहले चंद्रमा का जो गोचर है वो किसके साथ था? वो गोचर था बुध के साथ। अगर चंद्रमा और बुध साथ में गोचर कर लें तो क्या परिस्थिति बनती है, इसको भी एक बार देख लीजिए। चंद्रमा की राशि मतलब 4 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं बुध यहां पर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपका चंद्रमा मून और इसी के साथ साथ आप यहां पे देखोगे मरक्यूरी के लिए दूसरा प्लेनेट कौन सा है? सॉरी, मरक्यूरी नहीं, हम यहाँ पे राहु को एक्टिव करना अगर चाह रहे हैं तो एक हमारे पास आएगा मून। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो प्लेनेट चाहिए वो चाहिए मरक्यूरी। यहाँ पे 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। मून और मरक्यूरी अगर साथ में आ जाए तो फिर उस पीरियड में आपको कौन सा ग्रह एक्टिव होता हुआ मिलेगा? राहु एक्टिव हो जाएगा। तो ये इवेंट जो हुई है, इस इवेंट के पहले चंद्रमा यहां से गुजरा है। जब चंद्रमा यहां से गुजरा है तो मून प्लस मरक्यूरी का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो चुका था, यानी कि जो चेक देने वाला काम हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो उससे 2-2.5 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी जिसने राहु को एक्टिव किया। जैसे ही चंद्रमा ने मूवमेंट आगे करी 8th हाउस को एक्टिव कर दिया और इस कारण से आपको ये परेशानी देखने को मिली। आपका यही सवाल था, एक तो ये कि अचानक से पूरी अच्छी खासी मेरी इमेज बर्बाद क्यों हुई। इमेज को डिस्टर्ब होने का पहला कारण समझ लीजिए, राहु 8th हाउस में डाउनफॉल दिखाता था, उसने वो काम किया, लेकिन गोचर में उस समय राहु जो था वो कहां पे चल रहा था? पब्लिक इमेज, आपके 7th हाउस से चल रहा था। दूसरा, शुक्र जो कि छठा घर है, छठा घर संघर्ष और परेशानियों को दिखाता है, गोचर में उसका स्वामी अपने से 10th हो रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग केंद्र पोजीशन है, वो उस काम को उसने करके दिखाया। गोचर में ही मंगल जो है, जो कि 12th हाउस का लॉर्ड है, वो 6th में आया, विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन साथ साथ वो 12th हाउस को देख के उसके बल को भी बढ़ा रहा है, जो कि जेल को पहुंचाने के लिए सक्षम है। क्यों? क्योंकि 8 और 12 का कॉम्बिनेशन इस कुंडली में, किस्मत में मौजूद है, इसलिए ये होना आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कुंडली किस तरह से डेप्थ में काम करती है, इवेंट्स कैसे क्लिक होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़कर। धन्यवाद।